दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2-3 दिनों की बारिश से हुई फसल क्षति का आकलन एक बार फिर सभी जगहों का करवाएं। कोई भी प्रभावित क्षेत्र छूटे नहीं, सभी गांवों में फसल क्षति की जानकारी लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग को सिंचाई कार्य को ठीक से देखने के साथ साथ बाढ़ से बचाव के अस्थायी समाधान के लिए काम करने, नदियों के किनारे अधूरे तटबंधों का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने नदियों की उड़ाही और छोटी छोटी नदियों को भी कनेक्ट करने की योजना बनाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फसल क्षति के संबंध में जानकारी ली। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 15 अक्टूबर के पहले सभी जगह की रिपोर्ट लेकर हुई फसल क्षति का आकलन किया गया और उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। इस साल 2007 से आपदा में लोगों को हर प्रकार से सहायता की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से कैश निकालते समय फटे हुए नोट आ जाते हैं। ये फटे हुए नोट किसी काम के नहीं होते हैं। इनमें आप शॉपिंग नहीं कर सकते, न ही किसी को पेमेंट दे सकते। क्योंकि फटे हुए नोट एटीएम से निकलते हैं तो हमारे पास इन्हें बदलने का भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एटीएम से पैसे निकालते समय आपके हाथ में कटे फटे नोट आ गए तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप इन्हें आसानी से बदल सकते हैं। आप इन कटे फटे नोटों को उस बैंक शाखा में बदल सकते हैं जिस बैंक के एटीएम से ये नोट निकले हैं। जो इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं उन पर ध्यान देना होगा। आपको एटीएम वाले बैंक की ब्रांच में जाकर एटीएम से पैसा निकालने की तारीख, समय और स्थान बताना होगा जहां से आपने पैसे निकाले थे। पैसे निकालते समय एटीएम से निकली पर्ची को भी बैंक में जमा करनी होगी। अगर आपने पर्ची नहीं निकाली है या फिर नहीं निकली है तो फिर मोबाइल फोन पर आए मैसेज को दिखाना होगा। ऐसा करके आप एटीएम से निकले कटे फटे नोट आसानी से बदल सकते हैं। इस तरह के नोट बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों बढ़ती महंगाई के कारण सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने गाड़ी रखने वाले लोगों को बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार ने फिटनेस और रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब लोगों को 12 गुना अधिक चार्ज देना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से जारी नई स्क्रैप पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसके बाद मैनुअल तरीके से चलने वाली मोटरसाइकिल के लिए 400 की जगह 500 रुपए देना होगा। जी हाँ, वही मोटरसाइकिल के फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए अब लोगों को 1000 रुपए तक का शुल्क देना पड़ सकता है। जी हाँ, वही पुरानी गाड़ियों का फिटनेस समाप्त होने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र लेने पर शुल्क के अलावा हर दिन 50 रुपए जुर्माना के तौर पर अतिरिक्त राशि देनी होगी। वही मैनुअल गाड़ी में मात्र 800 तो सेल्फ वाली गाड़ियों के फिटनेस मद में मात्र 1000 रुपए देने होंगे। जबकि 3 पहिया में अगर कोई 15 साल बाद भी गाड़ी चलाना चाहेंगे तो उन्हें फिटनेस के लिए 3 गुना अधिक यानी कि 3000 रुपए देने होंगे। जबकि 15 साल पुराने हल्के मोटर चालकों को फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए 7500 रुपए जमा करना होगा। जब फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ साथ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी वृद्धि की गई है। अब पुरानी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1000 रुपए देना होगा, जबकि 3 पहिया गाड़ियों को स्क्रैप करवाकर नई गाड़ी लेने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क 600 रुपए देने होंगे। दोस्तों गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा इतिहास रचता है। उन्होंने शताब्दी समारोह में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार हमेशा इतिहास रचता है। आज भी एक इतिहास रचा गया है। आज इधर बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और उधर आज एक और इतिहास रच गया है। आज हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन को पार कर लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैं जब भी बिहार आता हूं तो सुखद अनुभूति होती है। बिहार से अलग नाता लगता है। यहां आकर लगता है कि अपने घर आया हूं। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री हमें बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे तो हम अंदर से गदगद थे। हम राजेंद्र बाबू और जाकिर हुसैन की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम बिहार में आते हैं तो फिर लगता है कि घर में आ गए हैं। बिहार हमेशा इतिहास रचता है, आज भी इतिहास बन रहा है।
दोस्तों भारत में केले की फसल में एक नई बीमारी आई है। ये एक फफूंद से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी का नाम केला का पिंटिंग एवं ब्लास्ट रोग है। ये बीमारी अभी तक बिहार में नहीं आई है। भारत में केवल केरल और गुजरात से ये बीमारी पाई गई है। इस बीमारी में केले के परिपक्व पत्तियों, मिडरिब, पेटियोल, पेडुनेकल फलों के ऊपर पर दिखाई देती है। ये बीमारी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में देखने को मिल रही है। इस समय इस बीमारी का संक्रमण 5 से लेकर 45% तक देखने को मिल रहा है। दोस्तों बिहार के किसानों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। यदि स्थिति अच्छी रही तो फिर किसानों को गन्ने का मूल्य अब 350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिल सकता है। बिहार में वर्तमान में गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल 315 रुपए की दर से ही चीनी मिल द्वारा किसानों को भुगतान किया जा रहा है। वैसे बिहार में पिछली बार गन्ना की कीमत 295 रुपए निर्धारित हुई थी। वहीं अब यूपी सरकार की ओर से हालिया दिनों में बढ़ाए गए नए दरों की तर्ज पर अब बिहार की नीतीश सरकार भी नए सिरे से गन्ना का मूल्य तय करने की तैयारी में है। इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से यूपी सरकार से संपर्क स्थापित किया गया है। गन्ना उद्योग विभाग ने यूपी से गन्ने की नए मूल्य का विवरण मांगा है। यदि गन्ना उद्योग विभाग और बिहार सरकार के बीच सहमति बनी तो फिर इसका सीधा लाभ बिहार के गन्ना उत्पादक हजारों किसानों को मिलेगा। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी आम लोगों से भी सीधे बातचीत और संपर्क की अपनी शैली के लिए भी जाने जाते हैं। जो गुरुवार को देश के 100 करोड़ कोरोना टीकों के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान भी उनका यह अंदाज नजर आया। इस मौके पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत किया। इसके साथ ही वहां कोरोना वैक्सीन की डोज लेने आए लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और हेल्थ वर्कर्स से भी पूछा कि आखिर इस टास्क को पूरा करने के दौरान क्या चुनौतियां सामने आई। यही नहीं, कोरोना का 100 करोड़ टीका लगवाने वाले दिव्यांग अरुण राय से भी मुलाकात की। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही कोरोना का पहला टीका लगा। इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे पूछा है कि यह पहला टीका है या फिर दूसरा। यही नहीं, जब अरुण राय ने कहा है कि यह उनका पहला टीका है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देरी की वजह भी पूछी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीका लगवाने आई एक दिव्यांग बेटी से भी बात की। उनसे पूछा कि आप क्या करती हैं, तो उसने कहा कि मैं गाना गाती हूँ। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे भी कुछ सुनाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर टीका लगवाने आई लड़की ने ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गाना गाकर सुनाया। दोस्तों देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका ने चिंता बढ़ा रखी है। कोरोना के रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामले भी लगातार कमी आई है। जब देश में अब 15 से 20 हजार केस ही रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामले में भारी कमी आई है। वहीं केरल से आने वाले रिपोर्ट भी कमी दर्ज की गई है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे पहले की होनी चाहिए। जो गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सभी यात्रियों को इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता को लेकर घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। दोस्तों कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई भारत में लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में 21 अक्टूबर 2021 गुरुवार का दिन बहुत अहम रहा। जी हां, कल भारत में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे हो गए हैं। करीब 9:45 में 100 करोड़वां डोज लगा गया। पूरे देश में इसका जश्न मनाया गया। रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट पर इसका ऐलान किया गया। जहां ट्रेनों में हॉर्न बजाकर इसका स्वागत किया गया। ऐतिहासिक लाल किले पर सबसे बड़ा तिरंगा झंडा प्रदर्शित किया गया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और करीब 20 मिनट तक स्वास्थ्य कर्मियों से मिले। भाजपा ने भी इस अवसर पर देश भर में जश्न मनाने की तैयारी की थी। दोस्तों बिहार में 3 दिनों से हो रही बारिश से कई जिलों में 5वीं बार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिन नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कोसी और गंडक का डिस्चार्ज 2 लाख घनसेक से ऊपर चला गया है। साथ ही कमला बलान और महानंदा लाल निशान से ऊपर चली गई है। लिहाजा कोसी और उत्तर बिहार के कई गाँव में एक बार फिर से पानी प्रवेश कर गया है। अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ने से रेल यातायात बाधित हो गया है। 5 जिलों किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी में 5वीं बार बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है।
जब कमला बलान नदी झंझारपुर में 1 मीटर 15 सेंटीमीटर लाल निशान से ऊपर चली गई है। महानंदा भी किशनगंज में लाल निशान से 65 सेंटीमीटर ऊपर है। नेपाल में भी बारिश होने से कोसी का डिस्चार्ज 2,44,000 घन सेक हो गया है। वाल्मीकि नगर बराज पर गंडक से भी 2 लाख घन सेक से अधिक पानी निकल रहा है। दोस्तों, दिवाली छठ के मौके पर मुंबई सहित देश के 10 शहरों से अगर आप बिहार आना चाहते हैं तो फिर आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि त्योहारों के इस सीजन में फ्लाइट का किराया दुगना से भी ज्यादा पहुंच गया है। खबर के अनुसार दिल्ली कोलकाता से आप पटना गया दरभंगा के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं मुंबई बेंगलुरु और हैदराबाद से आप दरभंगा और पटना के लिए फ्लाइट का टिकट ले सकते हैं। जबकि पुणे, चेन्नई, अमृतसर, लखनऊ और गुवाहाटी से भी आप पटना के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश के 10 बड़े शहरों से बिहार के लिए इंडिगो, स्पाइस जेट, गोसॉफ्ट के साथ साथ एयर इंडिया अपने फ्लाइट का संचालन कर रही है। हालांकि एयर कंपनियों के विमानों का किराया महंगा हो गया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, 2 दिनों से हवा के साथ हो रही तेज बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां 11 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा ने मौसम को सर्द बना दिया है। जब तो लोगों के घरों में चादर और कंबल निकल आए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीते 2 दिनों में सीमांचल, मिथिलांचल सहित पटना के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 15 से 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। जब लगातार हो रही बारिश के कारण गाँव से लेकर शहर तक जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। नगर के निचले इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब बुधवार को सुबह से दोपहर तक लगातार बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त रहा। जब स्कूल, कॉलेज से लेकर सरकारी कार्यालयों में भी लोगों की उपस्थिति कम देखी गई। जब मानसून की विदाई के बाद भी बिहार में अच्छी बारिश हो रही है, जब फसल पर इसका असर पड़ा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से निम्न दबाव का प्रेशर बनने के कारण मानसून जाने के बाद भी अचानक ऐसी स्थिति आ गई है। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने बृहस्पतिवार को अपने बेटे आर्यन खान से मुंबई की आर्थर रोड जेल में मुलाकात की। जब मुंबई के तट पर नौका से जब्त किए गए मादक पदार्थ के मामले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है। एक अधिकारी ने बताया है कि शाहरुख खान मुंबई सेंट्रल स्थित जेल सुबह करीब 9 बजे पहुंचे और 9:35 पर वहां से रवाना हुए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने आर्यन खान से करीब 10 मिनट मुलाकात की। शाहरुख खान के वहां पहुंचने पर कई मीडिया कर्मी और स्थानीय लोग जेल के बाहर एकत्रित हो गए थे। जहां जेल परिसर के बाहर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। जब कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए जेल में अभी तक कैदियों को परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति नहीं थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि बृहस्पतिवार की सुबह से ही परिवार के सदस्यों को कैदियों से मिलने की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार बक्सर, भागलपुर और दरभंगा में बंद पड़े आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को खोलने जा रही है। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि बिहार के 3 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को जल्द से जल्द खोला जाएगा। इन कॉलेजों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार का बक्सर, भागलपुर और दरभंगा में चल रहे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। इसको लेकर बिहार विधानसभा में कई बार ये मांग उठ रही थी कि इन कॉलेजों को खोला जाए। जब बिहार सरकार अब इसे खोलने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बक्सर, भागलपुर और दरभंगा के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, बिहार से लेकर उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में अभी बारिश का मौसम है। जब मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक फिर से बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। यह भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा है कि देश भर से दक्षिण पश्चिमी मानसून 26 अक्टूबर तक विदा हो जाएगा। मौसम का मिजाज अब नरम हो गया है। दिन में भी गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। जब सुबह की गुनगुनी धूप अब भाने लगी है। गुरुवार को भी यानी कि कल सूर्य का तेज कम रहा। जब धूप में हल्कापन महसूस किया गया। पिछले 5 दिनों में रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक नीचे आ गया है। लिहाजा वातावरण में हल्की ठंडक घुलने लगी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड का असर और तेज होगा। तापमान घटकर 15 डिग्री तक नीचे आ सकता है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुलने लगी है। रात को हल्की ठंड महसूस होने से गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जैसे जैसे रात ढलती है ठंड का एहसास बढ़ता जाता है। जहां ओस की बूंदें भी सुबह सुबह घास पर बिछी रहती है। हालांकि सर्दी बढ़ने से लोग सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित हो रहे हैं। अस्पताल और मेडिकल दुकानों में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।
दोस्तों भूजल स्तर मापने के लिए अब गांव में भी वाटर लेवल रिकॉर्डर मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर मशीन लगेगी। लघु सिंचाई विभाग द्वारा खराब हैंड पंप में ये मशीन लगाई जाएगी। पीएचईडी को जगह उपलब्ध करानी है। मशीन में चिप लगा होगा जो ऑनलाइन वाटर लेवल बताएगा। इन जगहों पर 40 फीट से अधिक पर जलस्तर है। यह मशीन वही लगाई जाएगी जहां जलस्तर 40 फीट से अधिक पर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इससे पहले सभी सियासी दलों ने समाज के सभी वर्गों को साधने की तैयारियां शुरू कर दी है। जहां वहीं अब कांग्रेस ने राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जहां कांग्रेस की महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया है कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार महिलाओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देगी। असल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा के बाद कल एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। जब प्रियंका गांधी ने कल इसका ऐलान करते हुए कहा है कि चुनाव के बाद अगर राज्य में यानी कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। दोस्तों केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 पर रास्ता खोल दिया है। सूत्रों के हवाले से केडीबी लाइव को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान संघ यानी कि बीकेयू के नेता राकेश टिकैत सहित किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली जाने वाली सर्विस लेन को खोल दिया है। जब किसानों ने सबसे पहले इसी रास्ते को रोका था। रास्ता खोलने का फैसला मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद लिया गया है। यह सड़क पर आगे दिल्ली पुलिस के बैरिकेडिंग लगे हुए हैं जिससे रास्ता बंद है। राकेश टिकैत का कहना है कि अब दिल्ली पुलिस ही जानेगी रास्ते का आगे क्या करना है। दोस्तों बिहार सरकार सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़ी नियमों में बदलाव करने जा रही है। जहां नए नियमों के अनुसार अब सभी सिपाहियों को अनिवार्य रूप से पहले हवलदार और फिर जमादार बनना होगा। जब बिना हवलदार बने कोई भी सिपाही अब सीधे जमादार या फिर एएसआई नहीं बन सकता है। इस प्रस्ताव पर जल्द ही नीतीश कैबिनेट फैसला लेगी। गृह विभाग ने इस पर सहमति दे दी है। कैबिनेट में सहमति के बाद इस नए नियम को लागू कर दिया जाएगा। दरअसल सिपाहियों के प्रमोशन से जुड़ी नियमावली में इस बदलाव के होने के पीछे की वजह यह है कि पहले बिना मैट्रिक पास किए भी सिपाही बन जाते थे, लेकिन 2004 से मैट्रिक और 2009 से इंटर पास ही सिपाही बन सकते हैं। अभी सिपाही बनने की न्यूनतम योग्यता इंटर पास है। अभी जो सिपाही नॉन मैट्रिक है वे पहले हवलदार बनते थे और फिर सिविल जमादार बनते हैं, जबकि जो मैट्रिक पास है वे हवलदार या फिर सीधे जमादार बनते हैं। अधिकतर मैट्रिक पास सिपाही सीधे जमादार ही बनना चाहते थे, लेकिन अब 2 तरह की व्यवस्था को समाप्त करके सिर्फ एक समान व्यवस्था लागू होने जा रही है। दोस्तों बिहार में एनडीए के सहयोगी हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से भगवान श्री राम को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भगवान वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के बाद एक बार फिर से भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र थे, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। जब बैठक के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा है कि महाकाव्य रामायण के लेख महर्षि वाल्मीकि राम से हजारों गुना बड़े थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरा निजी विचार है और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आपको बता दें कि इससे पहले भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी रामायण से जुड़ा विवादित बयान दे चुके हैं। पटना में मीडिया ने जब उनसे मध्य प्रदेश की तरह ही बिहार के स्कूली पाठ्यक्रम में रामायण को शामिल करने को लेकर सवाल किया गया था, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि पाठ्यक्रम में रामायण को शामिल करने की जरूरत तो है, लेकिन रामायण की कहानी सत्य पर आधारित नहीं है। राम महापुरुष थे, वे इस बात को भी नहीं मानते हैं। जहां उन्होंने रामायण को काल्पनिक ग्रंथ बताया था। दोस्तों लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत सरकार होती है, जिसके कंधे पर ग्रामीण भारत के विकसित की जिम्मेदारी होती है। जहां बिहार में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है। कुल 11 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें कई चरण समाप्त हो चुके हैं। पहले चरण के चुनाव से लेकर अब तक एक ट्रेंड बना हुआ है कि लगभग 80% से ज्यादा वर्तमान मुखिया अपनी सीट बचाने में असफल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। मतलब 80% से ज्यादा मुखिया चुनाव हार रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, हम आपको भी बताने जा रहे हैं। तो वर्तमान मुखिया चुनाव हारेंगे ये तो निश्चित ही था, क्योंकि इसकी सुगबुगाहट पिछले विधानसभा चुनाव में मिल चुकी थी, जब सत्तारूढ़ दल के लगभग आधे से ज्यादा विधायक चुनाव हार गए थे और 15 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार की पार्टी के महज 43 सीटों पर सिमट गई थी। जब मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं जनता में वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ काफी आक्रोश है।
तो क्या यही आक्रोश मुखिया जी लोगों पर भी भारी पड़ रही है? पंचायत में चल रही विकास की योजना आपकी पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए होती है, जैसे नल जल शौचालय, मनरेगा, गली नाली पक्की, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन योजना वैसी महत्वपूर्ण योजना है जिसे गांव की दशा और दिशा बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार चला रही है। ये योजना चल तो रही है मगर धरातल पर इसकी क्या स्थिति है आप सभी से छुपी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के सबसे प्रमुख निश्चय नल जल योजना, जिसका प्रमुख उद्देश्य था हर घर में नल से पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना। मगर हैरे योजना की किस्मत की इसके काम की जिम्मेदारी माननीय मुखिया जी के लोगों और फिर वार्ड पार्षदों तक पहुंच गई। जहां हाल यह रहा है कि 50% कमीशन लेकर काम ठेकेदारों को दिया गया। जहां इसका फल यह हुआ कि बिहार के 95% घरों में नल का जल नहीं पहुंचा। कहीं या तो नल ही नहीं पहुंचा या फिर कहीं नल पहुंच भी गया तो फिर उसमें जल ही नहीं आया। भ्रष्टाचार की आंखट में डूबी ये योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधायकों की हार के साथ साथ मुखिया जी लोगों के हार का सबसे प्रमुख कारण है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का सबसे अहम योजना हर घर शौचालय निर्माण योजना, जिसके तहत हर घर को शौचालय निर्माण करने के लिए 12,000 रुपए की राशि दी जा रही थी। जब मजे की बात यह है कि बिहार में 10% भी शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया और पूरा बिहार खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया। जब लूट की स्थिति ऐसी है कि महज 12,000 रुपए की योजना में भी 3-4 हजार रुपए तक की घूस दिए गए। योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांव की महिलाएं तो ये कहती है कि मुखिया जी शौचालय खा गए। दोस्तों, नवादा जिले के ओरेना पंचायत के 2 मुखिया प्रत्याशी ने कल नामांकन करवाए। जी हां, और नामांकन के दिन काफी गहमागहमी भीड़ देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक ही पंचायत से 2 प्रत्याशी, एक तरफ पति तो दूसरी तरफ पत्नी मुखिया उम्मीदवार के लिए नामांकन करवाया है। यानी कि पति पत्नी के बीच टक्कर चलेगी। जी हां, आपको बता दो कि ओरेना पंचायत के मुखिया के उम्मीदवार अमित कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी का नामांकन का पर्चा भरा, तो फिर वहीं उनके प्रतिद्वंदी धर्मपत्नी पूनम कुमारी ने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी का मुखिया के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करवाई है। जहां आपको बता दूं कि पूनम कुमारी ने कहा है कि हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार के साथ इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं। यह जनता ने हमें सपोर्ट किया है और हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हम किसी की हार जाने की सोच रखकर मैदान में नहीं उतरे हैं, विकास के मुद्दे पर मैदान में उतरे हैं। वहीं पति अमित कुमार ने कहा है कि सबका अधिकार है, अधिकार के तहत हर लोग नामांकन करवा सकते हैं। हमारी धर्मपत्नी अगर चुनाव में उतरी है तो मुखिया तो घर का ही बनेगा, पति हो या फिर पत्नी। दोस्तों, पार्टी से नाराज चल रहे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है। जो इस बार अपने हेयर स्टाइल की वजह से है। जो तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर अपने नए हेयर स्टाइल के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। जो इन तस्वीरों के साथ उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए लिखा है कि तुम मजाक उड़ाओ, हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी किसे दी है ये स्पष्ट नहीं किया गया है। ट्विटर पर पोस्ट की गई 2 ताजा तस्वीरों में एक में तेज प्रताप यादव शीशे के सामने नजर आते हैं। जहां लग रहा है कि जैसे ये तस्वीर बाल कटवाने के ठीक बात की ली गई हो। जब दूसरी तस्वीर में तेज प्रताप यादव कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए दिखते हैं। ब्लू जींस और लाल टी शर्ट में तेज प्रताप यादव के इस नए लुक पर लोग अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी कि कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बिहार में हो रही लगातार बारिश से एक बार फिर से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। खबर के अनुसार बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी में इस साल 5वीं बार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश से कोसी और गंडक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके कारण कई गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं कमला बलान और महानंदा नदियां भी लाल निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण राज्य के इन जिलों में रहने वाले लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ने से रेल यातायात भी बाधित हो गई है। दोस्तों, छठ पूजा आने वाला है, यह बहुत ही नजदीक है और छठ पूजा का महत्व काफी ज्यादा है। ये व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जलवायु आदि को समर्पित है। खासकर इसे बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक तरफ जितनी श्रद्धा से लोग इस त्योहार को मनाते हैं, उतना ही प्यार से इसके गीत को भी सुना जाता है। हर साल नए गीत आते हैं, लेकिन लोग आज भी छठ गीत के लिए शारदा सिन्हा को ही जानते हैं। यह शारदा सिन्हा का नाम आते ही मन में सीधे छठ के गीतों की धुन बजने लगती है। या फिर ऐसे समझे कि इन
इनके गीतों के बिना ये पर्व अधूरा सा लगता है, अधूरा होता है। सबसे पहले जान ले कि आखिर कौन है शारदा सिन्हा। 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला, पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। शारदा सिन्हा ने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत गाए हैं। उनके पति ब्रिज किशोर सिन्हा शिक्षा विभाग से रिटायर अधिकारी हैं। इतना ही नहीं बल्कि शारदा सिन्हा ने हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए हैं। जब मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन में इनके गाने को लोगों ने खूब पसंद किया था। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिहार में 20 पथ और पुल निर्माण को लेकर मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द इन पथ और पुल का निर्माण कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। यहां खबर के अनुसार पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार ने बिहार में 173 करोड़ रुपए की लागत से 20 पथों और पुलों के निर्माण पर सहमति दे दी है। यह साल 2023 तक इन पथ और पुलों का निर्माण कर लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से सामने आई एटीएम चोरी की वारदात ने पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़ा कर दिया है। यह चौंकाने वाला केस पटना के दानापुर क्षेत्र से सामने आया है। यहां चोर फुलवारी शरीफ में पुलिस कर्मियों के सामने से ही एटीएम मशीन उखाड़ कर चलते बने। ईशोपुर नहर के पास स्थित HDFC बैंक के एटीएम को चोरों द्वारा निशाना बनाया गया। साथ ही चोर पूरी सफाई के साथ ये एटीएम मशीन ही लेकर भाग निकले। यह चौंकाने वाली ये वारदात बुधवार रात की बताई गई है। हैरान कर देने वाली बात ये रही है कि मौके से चंद कदमों की दूरी पर ही फुलवारी शरीफ पुलिस के 2 कर्मी उपस्थित थे जो वहां ड्यूटी पर तैनात थे। दोनों पुलिस कर्मियों को स्थानीय लोगों ने जानकारी भी दी कि चोर एटीएम मशीन उखाड़ करके ले जा रहे हैं, पर पुलिस कर्मियों ने लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अब फुलवारी शरीफ एटीएम मशीन चोरी के मामले की तफ्तीश में जुट गई है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। जानकारी के अनुसार चोरों ने एटीएम चोरी की वारदात को बुधवार की रात में करीब 1:30 बजे अंजाम दिया है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ लखनऊ के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सेल्फी लेने वाली महिला पुलिस कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि लखनऊ पुलिस के आयुक्त ने इसके लिए जांच बढ़ा दी है। क्योंकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ड्यूटी के दौरान इस तरह के कार्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को बुधवार को एक्सप्रेस वे पर बिना अनुमति के आगरा जाने से रोक दिया गया था। इस दौरान वहां पर कुछ महिला सिपाहियों और उप निरीक्षकों ने उनके साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया। प्रियंका के साथ सेल्फी लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसके बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने इस मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। जहां उधर पुलिस आयुक्त DK ठाकुर का कहना है कि ड्यूटी छोड़ना और सेल्फी लेना गंभीर मामला है और यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। लिहाजा माना जा रहा है कि इस मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के सड़कें बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान यूनियनों से सड़कों से विरोध कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। जब मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस SK कौल ने कहा है कि सड़कें साफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम बार बार कानून तय करते नहीं रह सकते। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता है। उन सड़कों पर लोगों को आना जाना पड़ता है। हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में भाग लेने पटना आए हैं। यह विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर काफी सियासत हो रही है। जब पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर राष्ट्रपति और दलितों के अपमान का आरोप लगाया था। जहां अब जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है, यानी कि तेजस्वी यादव को लपेटा है। जहां बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने के सवाल पर जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण उनका रवैया रहा है और ये पहली दफा नहीं है। कई बार ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर वे नदारद हो जाते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले CM नीतीश कुमार के शपथ समारोह से भी तेजस्वी यादव नदारद रहे थे। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से ये उनका सोच है कि संवैधानिक पद के व्यक्ति का कैसे सम्मान किया जाना चाहिए। वे खुद भी उसी विधानसभा से जुड़ा हुआ है, लेकिन
लेकिन उन्होंने प्राथमिकता उपचुनाव को दी। निखिल मंडल ने कहा है कि चाहे बार हो या फिर सुखाड़ या फिर सीएम नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार दौरा, तेजस्वी यादव हमेशा नदारद रहे हैं, इसीलिए शुरू से आज तक उनको भगोरा कहा जाता है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। यह कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटें जेडीयू कोटे की है, लिहाजा सिटिंग सीट को बचाए रखना सत्ताधारी दल के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे तारापुर में जेडीयू की नाव डगमगा रही है। आरजेडी की तरफ से मैदान में हुए कैंडिडेट अरुण कुमार शाह को उतारने की वजह से जेडीयू भारी टेंशन में है। अगर एनडीए का आधार वोट टूटा तो फिर करारी हार से कोई नहीं बचा सकता। वहीं जेडीयू कैंडिडेट ने उपचुनाव में जिसे उम्मीदवार बनाया है उस पर संगीन आरोप है। विपक्षी दल के नेता ये भी खूब भुना रहे हैं। जेडीयू ने तारापुर से राजीव कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सिटिंग विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के बाद जब उनके बेटे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए तो फिर राजीव कुमार सिंह को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया। 2015 में भी इस सीट से जेडीयू कैंडिडेट मेवालाल चौधरी ही चुनाव जीते थे। 2010 में इनकी पत्नी नीता चौधरी विधायक बनी थी, यानी कि लंबे समय से ये सीट जेडीयू के खाते में है। हालांकि जेडीयू ने तारापुर विधानसभा सीट से इस बार जिसे उम्मीदवार बनाया है उस पर बम विस्फोट कराने, जानलेवा हमला कराने जैसे संगीन केस हैं। दोस्तों, अक्टूबर महीने में 150 mm हुई बारिश से धान सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह बारिश के साथ तेज हवा बहने से सबसे अधिक धान की फसल प्रभावित हुई है। यह खेतों में लहलहा रही धान की फसल गिर गई है। बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। धान, मक्का, सब्जी आदि फसल लगाए किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों का कहना है कि एक बार फिर से आसमान से आफत बरस रही है जो हम लोगों के अरमानों पर पानी फेर रही है। मौसम अनुकूल रहने से इस बार धान की अच्छी पैदावार होने की संभावना थी, लेकिन बिना मौसम हुई बारिश और तेज हवा चलने के कारण त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अधिकांश खेतों में धान में बालियां आ गई है। खेत में धान की फसल गिरने से उसमें दाना नहीं भर सकेगा। बारिश और तेज हवाओं के कारण खेत में खड़ी धान की फसल गिर गई है। खेतों में भरे पानी से किसान अपनी गाढ़ी कमाई को बर्बाद होता देख रहे हैं। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आरक्षण को कलंक और भीख की तरह बताया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आरक्षण और जातिवाद का राक्षस हमें निगल रहा है। समान स्कूली शिक्षा ही इसका उपाय है। राष्ट्रपति और गरीब का बच्चा एक साथ पढ़े, इसे लागू करके 10 वर्ष का समय दीजिए। 10 वर्ष में हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर आरक्षण और जातिवाद की कोई बात ही नहीं होगी। जीतन राम मांझी ने दोहराया है कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए था, ये हमको भीख की तरह मिला है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि 10 या फिर 20 साल के लिए आरक्षण दीजिए और फिर इसकी समीक्षा कीजिए। पिछड़े लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से उन्नत बनाइए। इस मामले में सरकार ने क्या किया? आरक्षण कलंक है हमारे ऊपर। फ्रांस, कनाडा, जापान, इंग्लैंड सभी जगह समान स्कूली शिक्षा की व्यवस्था है, इसीलिए वहां आरक्षण और जातिवाद नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के लिए मतदाता सूची अलग होनी चाहिए। आज हम भोग रहे हैं, हम 80% हैं, मगर 20% वाले चुनाव प्रभावित करते हैं। अनुसूचित जाति की सीटों पर सामान्य वर्ग के लोग जीत रहे हैं। पिछड़े लोगों को भय है और पैसे के बल पर वोट देने से रोका जाता है। दोस्तों, बिहार में पटना, गया, भागलपुर में हरी सब्जियां महंगी हो गई है। यह जो टमाटर पहले 30 रुपए में मिलता था उसकी कीमत 60 रुपए हो गई है। यही हाल बैगन, भिंडी, परवल, बोरा, नेनुआ आदि सब्जियों का भी है। सभी सब्जियां महंगी बिक रही है। खबर के अनुसार बिहार में पिछले कुछ दिनों के अंदर हुई बारिश से हरी सब्जियों की फसल खराब हो गई है तथा पटना, गया, भागलपुर की मंडियों में सब्जियां कम आ रही है, जिसके कारण सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं और लोग महंगी सब्जी खरीदने पर मजबूर हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।